अब देखिए यहाँ पे वो जो सोच रहा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर से वो गर्म दूध का टेम्परेचर नापे, तो ये तो सही नहीं, क्योंकि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए होता है। उसका क्या रेंज क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है हम दूसरा ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर नापने की कोशिश करते हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो। अगर ज़्यादा हो तो क्लिनिकल थर्मामीटर टूट जाएगा। और जाहिर सी बात है कि गर्म दूध का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है या उससे ज़्यादा, तो टूटेगा ही वो। इसलिए उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं। अब जानते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है उसे। फिर हाउ डज वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है कि हम किसी भी दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे नापे, तो सिंपल सी बात है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर, वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक, वही जो है किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। द मैक्सिमम and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by thermometer called the maximum minimum thermometer। अब हम लोग का जो मोबाइल पे आता है नोटिफिकेशन कि टेम्परेचर क्या है, वेदर का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो उस वेदर टेम्परेचर को जो नापता है, मेजर करता है थर्मामीटर, वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है। और इसी तरह लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जो दूसरा ऑब्जेक्ट को नापने के लिए होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, लुक एट केयरफुली एंड नोट दैट highest and the lowest temperature it can measure. The range of the laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट कर सकता है, इतना टेम्परेचर शो कर सकता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ clinical thermometer, find out how much a small division on the thermometer reads। आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है, कितना डिवीजन होता है 2 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस में कितना डिवीजन होता है, वो भी देख सकते हैं। ऐसे 0.5 0.2 का रहता है, स्मॉल डिवीजन 0.2 रहता है वहाँ पे। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। ये इन्फॉर्मेशन आपको थर्मामीटर को करेक्टली रीड करने के लिए ज़रूरी है। मैंने अगर थर्मामीटर आप देख रहे हैं तो ये सब पता होना चाहिए, उसके बीच का डिवीज़न क्या है, तो आप मेजर कर सकते हैं कि अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है या क्या शो कर रहा है थर्मामीटर टेम्परेचर। एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम टैप वाटर इन ए बेकर और ए मग, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the side of the container। ऐसा बोला जा रहा है कि एक मग आप पानी लीजिए, उसमें थर्मामीटर को डालिए, इस तरह डालिए कि थर्मामीटर जो है उसे पानी में रहे, कंटेनर का बटन को टच ना करे, क्योंकि अगर बटन को टच करेगा तो फिर पानी का टेम्परेचर ना बता के वो बटन का टेम्परेचर बताने लगेगा या कंटेनर का टेम्परेचर बताने लगेगा। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, थर्मामीटर को वर्टिकली रखना। Observe the movement of the mercury in the thermometer, wait till the mercury thread become steady। अब टेम्परेचर नापने के लिए हमको वेट करना होगा कि अगर मरकरी थ्रेड जब तक स्टडी नहीं हो रहा था तब तक हमको वेट करना होगा। अगर स्टडी हो गया इसका मतलब टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया, हमारे मरकरी का अंदर में टेम्परेचर हो और बाहर जो वाटर का टेम्परेचर हो वो दोनों बराबर हो गया, तो मरकरी का टेम्परेचर पता कर लेंगे कितना बाहर का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए कुछ प्रिकॉशन है बताया। In addition to precautions need while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer। अब जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं तो एडिशनल प्रिकॉशन रहता है उसमें इन रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर। जैसे कि हमको यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपराइट सीधा रखना होता है, जैसे शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट। Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured। The bulb should not touch the surface of the container। मैंने वो जो बल्ब होता है वो उसी सराउंडिंग में होना चाहिए जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर वो चाहिए। जैसे हमको पानी का टेम्परेचर चाहिए तो उसका बल्ब पानी में डिप होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए।
थोड़ा भी बाहर नहीं होना चाहिए। पूरा बॉल पानी में ही डिप होना चाहिए, कंटेनर का सरफेस को भी नहीं छूना चाहिए। समझे? अब देखते हैं। नोट द रीडिंग। This is temperature of water at that time. Compare the temperature of water recorded by each student in class. अब देखिए अब बोझो फिर से क्या खुरपाती दिमाग लगा रहा है। बोझो now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature. अब इससे पहले बोझो तो हॉट मिल्क का टेम्परेचर नापने चल दिया था क्लिनिकल थर्मामीटर से, लेकिन अभी समझ गया है कि क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर से हाई टेम्परेचर नहीं नापा जा सकता। बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अब ये उल्टा दिमाग लगा रहा है कि क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं? हाँ, अगर वो शो करता है तो उसके रेंज में आता है तो बिल्कुल नाप सकते हैं। हाँ, भले उसका डिज़ाइन अलग है, साइज़ अलग है, लेकिन टेम्परेचर तो पता है भाई। लेकिन इसके साथ एक प्रिकॉशन भी रहता है कि उसको सीधा रखना होता है, टिल्ट नहीं रखना होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर को। आर देयर एनी वाइब्रेशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रहा है, इस एक्टिविटी करना है। टेक सम हॉट वाटर इन बेकर और मग। अब बोल रहे हैं कि कोई भी हॉट वाटर आप बेकर और मग में लीजिए। लीव द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर। अब बोल रहा है कि बेकर मग में आप वाटर लीजिए, फिर थर्मामीटर को उसमें डालिए, फिर वेट कीजिए जब तक उसका मर्करी स्टेडी ना हो जाता। उसके बाद थर्मामीटर को आप निकालिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली कि क्या हुआ एक्चुअली। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ द मर्करी बिगिन टू फॉल। क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप वाटर से बाहर निकालते थर्मामीटर को तुरंत मर्करी फॉल गिरने लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जस्ट नहीं गिरने लगता है, मेरे गिरेगा, छोड़ देने के बाद गिरेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। ऐसे हमको जल्दी गिराने के लिए जर्क करना होता है, झटका देना होता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड विद द थर्मामीटर इज इन वाटर। ऐसे नीचे तो जाएगा, हमको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक्यूरेट हमको चाहिए तो हमको टेम्परेचर तभी रीडिंग तभी देखना होगा, मेजर तभी करना होगा जब थर्मामीटर हमारा वाटर में। जिस समय वाटर में आता है उसी समय हम लोग रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअली वाटर का टेम्परेचर है क्या। You may recall that while taking your one temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body? अब देखिए, अब यहाँ से पता चला है कि हाँ, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर एज ए बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं तो उसको देखने के लिए हम बाहर निकालेंगे, बाहर लाएंगे, या जैसे बाहर लाएंगे तो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, कुछ टेम्परेचर अलग दिखाएगा, वो कुछ हल्का सा लेकिन अलग दिखाएगा। क्योंकि जब तक हम बाहर निकालें तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर शो करने लगेगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर कुछ और रहेगा। इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर ही बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए सटीक और सही है। हम लेबोरेटरी थर्मामीटर सिर्फ अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज। अभी यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर इस पर्पज के लिए नहीं होता है। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक आउट द माउथ। अब बोल रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में जब लेबोरेटरी थर्मामीटर में मर्करी ऊपर नीचे होता है, जब क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी राइज और क्यों नहीं होता है। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी द किंक नियर द बल्ब। अब जैसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर देखेंगे तो उसके नेक के पास में एक पतला सा नली रहता है, जैसे वो खुद इसके नेक के पास अटकला रहता है, एक कर्व टाइप का रहता है, कर्व से जिसके कारण जो मर्करी होता है खुद में खुद नीचे नहीं आता है। नीचे नहीं आता इसके कारण होता है सडन चेंज नहीं होता। जब हम माउथ से बाहर निकालते हैं उसको बॉडी से अलग करते हैं उस थर्मामीटर को, तो अब उसको नीचे लाने के लिए हमको जर्क करना होता है, झाड़ना होता है, उस प्रेशर के कारण वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। अब देखिए आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर चल रहा है जिसमें मर्करी का यूज ही नहीं होता। देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ द मर्करी इन द थर्मामीटर। मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मामीटर ब्रेक। These digital thermometer are available which do not use mercury. मर्करी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और अगर बाय द वे थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो मर्करी डिस्पोज हो जाता है, इधर फैल जाता है, उसको फिर उठाना भी थोड़ा मुश्किल होता है।
और अब आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं हम लोग, जो तुरंत बॉडी टेम्परेचर बताता है, देखने में भी आसान होता है, उसमें मरकरी रीडिंग करना आसान होता है, क्योंकि मरकरी में होता है कि रीडिंग करना होता है, इसमें रीडिंग मन जितना टेम्परेचर था उतना ही शो ही करता है। और डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी का यूज ही नहीं होता, इसलिए ये सेफ होता है वो मरकरी थर्मामीटर की तुलना में। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र हीट एक्चुअली होता है क्या, उससे पहले दोनों थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं, उसका फ़ोटो देख लेते हैं। ये है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ पे बल्ब है और इसका रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। ये रेड एरो जो शो कर रहा है, लिखा हुआ है ऐसे ब्लैक है, ये रेड बताया गया है, यही है किंक है, यही यहाँ पे टर्न रहता है, जिसके कारण खुद ब खुद मरकरी नीचे नहीं आता, उसके लिए हमें जर्क देना होता है इसे। और हमारा दूसरा थर्मामीटर है ये, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो जिसका रेंज क्या कहाँ से मरकरी यहाँ रहता है, जिसका रेंज -10 से 100 डिग्री, और इसमें कोई कर्व शेप नहीं, कोई किंक नहीं है, तो जिसके कारण बाहर निकालने से ये तुरंत सडन इसके टेम्परेचर में गिरावट आ जाता है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर शो करने लगता है। जहाँ जिस सराउंडिंग में इसका ये बल्ब रखा हुआ रहता है उसी का टेम्परेचर शो करने लगता है। जैसे हम पानी में रखे हुए हैं, पानी से अगर बाहर निकाल के देख रहे हैं तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर शो करने लगेगा। इसलिए अगर जिस सराउंडिंग में रखा हो तो उसी सराउंडिंग में हमें टेम्परेचर देखना होता है। जैसे पानी का टेम्परेचर नापना है तो पानी में जिसमें पानी में लगा हुआ है उसी से हमें इसका टेम्परेचर देखना होगा कितना टेम्परेचर, तभी हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली इसका टेम्परेचर है क्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र किस किस तरह से होता है, कैसे होता है, एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता क्या है। You might have observed that frying pan become hotter when kept on the flame. हाँ, आपने ऑब्जर्व किया हो, ज़रूर किया हो कि फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है जब वो फ्लेम के ऊपर होता है, तो जबकि फ्लेम के ऊपर वो हैंडल नहीं होता है, फ्राइंग पैन होता है। ठीक, इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल्स। अब मेन बात है कि आप फ्लेम जरूर है, फ्लेम गर्म होता है और उसके कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से यूटेंसिल गर्म हो रहा है, कोई बर्तन गर्म हो रहा है, तो यहाँ भी क्या ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, किसी माध्यम से हो रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। व्हेन द पेन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। अगर हम पेन को फायर पर से हटा लें तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ठंडा हो रहा है मतलब यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, मतलब पेन पहले गर्म, फ्राइंग पैन पहले गर्म था, अब उसे हम हटा लिए और वो ठंडा हो रहा है, मतलब हीट यहाँ से निकल रहा है। हीट निकल कहाँ जा रहा हो, अगर हम सराउंडिंग में रख रहे हैं तो सराउंडिंग के पास जा रहा होगा, जिस सराउंडिंग में रख रहे हैं। अगर हम पानी में डाल दिए तो पानी गर्म हो जाएगा, पानी सारा हीट निकाल लेगा। तो यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, वहाँ भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा था। वहाँ हीट जो है पेन को मिल रहा था, फ्राइंग पैन को मिल रहा था, हीट गर्म हो रहा था फ्राइंग पैन। अब यहाँ फ्राइंग पैन ठंडा हो रहा है, यहाँ फ्राइंग पैन से हीट निकल रहा है और कुछ नहीं। वाई डज इट कूल डाउन, अब ये कूल क्यों हो जा रहा है उसके बारे में समझे हम। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग। हाँ, ये तो सही है कि हीट ट्रांसफर हो गया होगा, फ्राइंग पैन से हीट ट्रांसफर हो गया सराउंडिंग में। पहले क्या हुआ, सराउंडिंग से फ्राइंग पैन में है, उसका जब हम लोग हटा दिए हॉट फ्लेम के ऊपर से, तो फिर फ्राइंग पैन से सराउंडिंग में चला गया, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, इसलिए हीट का नेचर होता है कि वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। ठीक, इसलिए फ्राइंग पैन जो है ठंडा हो गया, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, इसलिए फ्राइंग पैन का टेम्परेचर हाई था, इसलिए फ्राइंग पैन का टेम्परेचर लो हो गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर गया हीट। और लास्ट में क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर फ्राइंग पैन का टेम्परेचर दोनों का एक ही हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। इन दोनों केस में हमने देखा कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जा रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट तो कोल्डर ऑब्जेक्ट जा रहा है। पहले फ्राइंग पैन ठंडा था इसलिए वो गर्म हो गया, और इससे फ्राइंग पैन गर्म था इसलिए फिर ठंडा हो गया। हमेशा क्या हुआ, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर करता है, और हीट का क्राइटेरिया भी यही है। अब हम आगे देखते हैं। अब पहले यहाँ पूछती है, ये भी बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफर होगा। बिल्कुल नहीं, क्यों होगा हीट ट्रांसफर, क्योंकि हीट का करेक्ट नेचर ही वही है कि अगर
हीट टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी हीट ट्रांसफर हो सकता है। अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं, तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक। इन ऑल केस हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। सभी केस में क्या हो रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट जा रहा है, लेकिन ये जा कैसे रहा है, किस मीडियम से जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है, वो अब हम लोग देखेंगे। और उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। अब किसी रॉड को ले लीजिए, फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए, मेटल का एक मेटल बार ले लीजिए। वो एल्युमिनियम को, चायन को, कोई भी कंडक्टर रहना चाहिए जो हीट को कंडक्ट करता हो। जैसे वुड रहता है, वुड हीट को कंडक्ट नहीं करता है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। अब मोम का जो छोटा छोटा पीस होता है, स्मॉल वैक्स पीसेस, उसको रॉड पे कुछ कुछ दूरी पे चिपका दीजिए। दिस पीस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। ये पीस जो होना चाहिए, जो पीस है, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बोला गया तो कीजिए। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड। अब रॉड को क्लैम्प कर दीजिए किसी भी स्टैंड में। आप स्टैंड बना सकते हैं, 2 पत्थर को रख के बना लीजिए, 2 ईटा को रख के बना लीजिए, 2 ब्रेक को रख कर बना लीजिए, किसी तरह आप क्लैम्प कर दीजिए। और उसके बाद एक चीज़ों को गर्म कीजिए। इसका वन एंड को फ्लेम से गर्म करने के बाद देखिए कि ये रॉड धीरे धीरे गर्म होता है। गर्म होने के बावजूद की वजह से यहाँ जो मोम हम लोग चिपकाए थे वो पिघलने लगता है। ये पिघलने के कारण धीरे धीरे पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। उसी तरह तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। मैंने हीट यहाँ पे हम हीट दिए, यहाँ से चलते चलते हीट गया, पहले यहाँ पहुँचा, फिर चलते चलते गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर चलते चलते गया, फिर यहाँ पहुँचा। उसी तरह हीट ट्रांसफ़र कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये तो पता चलेगा कि हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन अब कैसे कर रहा है वो देखना होगा। The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of object known as conduction। अब इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र करता है, एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफ़र कर रहा है किसी सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में अधिकांश जितना भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के माध्यम से होता है। थ्रू द मेथड ऑफ कंडक्शन सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली। क्या सभी सब्सटेंस हीट को कंडक्ट कर सकता है आराम से, एक ही बराबर, एक ही तरह? नहीं। सब सब्सटेंस का अपना अपना अलग अलग होता है क्राइटेरिया, अलग अलग नेचर होता है हीट कंडक्ट करने का। जैसे एल्युमिनियम ज़्यादा करता है, कि कॉपर ज़्यादा करता है, लोहा ज़्यादा करता है, या वुड नहीं करता है। उस तरह सबका अपना अपना है कि कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है। ठीक। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? ना। अगर वो चढ़ा हुआ है, वो गर्म है, तो उसका हैंडल भी जरूर गर्म होगा। कि अगर एल्युमिनियम का है तो वो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा करेगा, उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा। इसलिए अगर फ्राइंग पैन चढ़ा हुआ है कहीं पे फ्लेम के ऊपर है तो उसका हैंडल भी गर्म होगा, उसे हमें कपड़ा से उठाना हो या किसी और चीज़ से पकड़ के उठाना हो। अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। इसमें बोल रहा है हीट वाटर इन ए स्मॉल पेन और बेकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, dip one into each dip one end of each of these articles in hot water। अब बोला ये सब आर्टिकल आप लीजिए, उसका सबका एक एंड आप डाल दीजिए पानी में, फिर वेट फॉर फ्यू, आप कुछ देर इंतजार करना है। कुछ देर इंतजार करेंगे तो सब गर्म होगा। अब गर्म पानी में डाले हैं तो जहाँ ज़्यादा टाइम हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा ही होगा। तो हीट ट्रांसफर हुआ, चलिए देखते हैं किसमें हीट ट्रांसफर होगा। जिसमें हीट ट्रांसफर होगा वो हमारा कंडक्टर हो जाएगा, हीट का कंडक्टर हो जाएगा। जिसमें नहीं होगा इंसुलेटर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। द मटेरियल्स विच एलो हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। अब इतना मटेरियल डाले उसमें जिसका दूसरा सिरा गर्म हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि हीट को पास कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, हीट को अलाउ कर रहा है हीट को फ्लो करने के लिए, तो वो हमारा कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द मटेरियल विच एलो हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच दैट प्लास्टिक्स एंड वुड। और पुअर कंडक्टर हीट को हम इंसुलेटर ही बोलते हैं। जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो गया हमारा,
आयरन, कॉपर हो गया, ये सब हो गया। पूरा कंडक्टर ऑफ हीट हमारा क्या हो गया, क्लॉथ्स हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है। और इसको हम इंसुलेटर ही बोलते हैं, इंसुलेटर ही बोलिए या पूरा कंडक्टर बोल सकते हैं हम। द वाटर एंड एयर आर पूरा कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर इंसुलेटर है, लेकिन पूरा कंडक्टर, बहुत कम हीट ट्रांसफर होता है इसमें, बहुत कम हीट कंडक्ट करता है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सब्सटेंस। तो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है वाटर और एयर, तो हीट कैसे कंडक्ट करता होगा, कैसे पहुंचाता होगा एक दूसरे को। ऐसा थोड़ी कि पूरा कंडक्टर है तो ये गर्म नहीं होता, पानी तो गर्म हो जाता है। आप वाटर हीटर लगाते हैं तो कहीं एक ही जगह तो लगाते हैं पानी में, लेकिन पानी क्या पूरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो हीट, लेकिन किसी और मेथड से हो रहा होगा, किसी और मीडियम से हो रहा होगा, किसी और माध्यम से हो रहा होगा। इसके लिए फिर एक एक्टिविटी लेते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लैक्स, इफ द फ्लैक्स इज नॉट अवेलेबल ए बेकर कैन बी यूज। और कोई फ्लैक्स ले लीजिए, बेकर ले लीजिए, फिल 2/3 ऑफ द वाटर, अब 2/3 वाटर से भर दीजिए, प्लेस इट ऑन द ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। अब एक ट्राइपॉड ले लीजिए, एक स्टॉप टाइप का आता है वो ले लीजिए, एक अच्छा ऐसा अरेंजमेंट कीजिए जिससे हम लोग उस फ्लास्क को गर्म कर सके कैंडल के माध्यम से, ठीक है। प्लेस ए क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। अब हम फ्लास्क में क्या डाल देते हैं, पोटासियम परमैंगनेट डाल देते हैं एक स्ट्रो के माध्यम से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब हम कैंडल के माध्यम से उस फ्लास्क को हीट करते हैं, और फ्लास्क के ऊपर कंटेनर, कंटेनर के ऊपर वाटर, वाटर में सबसे निचला सरफेस पे क्या है, पोटासियम परमैंगनेट हम लोग डालेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। अब आपको लिखना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और ड्राइंग भी बना सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व किया, लिखने के साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। When water is heated, the water near the flame get hot। जब भी हम वाटर हीट कर रहे हैं तो फ्लेम के नज़दीक का जो वाटर पहले गर्म हो गया, हॉट वाटर राइज अप। अब क्या हो रहा है कि हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है हॉट वाटर, तो जिस कारण ऊपर जाता है। ठंडा वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे को दबाव डालता है तो नीचे आ जाता है। अब हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पोटासियम परमैंगनेट जो हम डाले थे वही देखने के लिए डाले थे कि हॉट वाटर, अगर हॉट वाटर ऊपर जाए तो पोटासियम परमैंगनेट को भी लेके जाएगा वो। तो वहाँ पे देखिए कि फ्लेम के ऊपर जो वाटर है वो पोटासियम परमैंगनेट को लेकर ऊपर स्कैटर्ड होगा, और साइड से कंटेनर के साइड से जो होगा वाटर नीचे जाएगा, ठीक, वाटर नीचे की तरफ जाएगा, फिर वो गर्म होगा। जैसे यहाँ से क्या हुआ, हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, और इधर कंटेनर के साइड से वाटर नीचे आ रहा है, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, उसी तरह चलते रहेगा। उसी तरह लास्ट में क्या होगा, सारा पानी इक्वली गर्म हो जाएगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा वाटर हीट नहीं होता। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। अब इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल गर्म हुआ ऊपर गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल वो गर्म हुआ ऊपर गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल गर्म हुआ फिर ऊपर गया। मैंने हर एक मॉलिक्यूल आ रहा है, गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मैंने हर एक मॉलिक्यूल एक एक करके गर्म हो रहा है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि एक मॉलिक्यूल गर्म हो रहा था, फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल को हीट दे रहा था, फिर वो तीसरा मॉलिक्यूल को, मैंने एक दूसरे को हीट दे रहा था कन्वेक्शन में। कंडक्शन में मतलब कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल आ रहा है, हीट लेके जा रहा है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, वो हीट लेके जा रहा है, इसी तरह हो रहा है। वहाँ कंडक्शन में हो रहा था कि एक मॉलिक्यूल हीट लेता था, फिर वही मॉलिक्यूल दूसरा को देता था, फिर वो तीसरा को देता था, फिर वो चौथा को, मैंने एक दूसरे को देते जा रहा था उसमें। ऐसे हो रहा है कि एक आ रहा है ले रहा है, फिर दूसरा आ रहा है दो ले रहा है, लाइन बाई लाइन ले रहा है। हाउ डज द हीट ट्रेवल, अब देखना है क्या, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब वाटर का समझ लीजिए आप कैसे होता है, सॉलिड में भी समझ लीजिए कैसे होता है। अब देखते हैं एयर में किस तरह हीट ट्रांसफर होता है। एयर में क्योंकि अब बाहर निकलते हैं गर्मी के दिन में तो देखते हैं गर्म हवा चल रही है बोलते हैं, तो क्या हो रहा है, मैंने वहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब देखते हैं कि धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, धुआं भी ऊपर की तरफ जाता है, जैसे पानी में हुआ उसी तरह धुआं भी होता होगा। कहीं भी हम आग जला रहे हैं, धुआं हो रहा है, तो क्या होता है, धुआं ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म हवा जो है ऊपर गया, और साइड से ठंडा हवा नीचे आता होगा, फिर वो गर्म होता है फिर ऊपर जाता होगा, फिर साइड से ठंडा हवा नीचे आता होगा, फिर वो गर्म हुआ ऊपर गया, फिर साइड से ठंडा हवा नीचे आया। उसी तरह उसमें भी होता होगा, एयर में भी। लाइट ए कैंडल केप्ट वन हैंड ओवर द फ्लेम एंड अदर हैंड ऑन साइड ऑफ द फ्लेम। अब एक कैंडल लीजिए, एक हैंड आप कैंडल को ऊपर रखिए, एक हैंड साइड में रखिए, फिर देखिए कि कहाँ आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है, किस हाथ में ज़्यादा गर्मी हॉटनेस फील हो रहा है।
तो आप महसूस कीजिए कि ऊपर वाला जो हाथ है आपका, कैंडल के ऊपर जो हाथ है वो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा उसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म हवा ऊपर जा रहा है, मैंने साइड साइड फैलने जाता ऊपर कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक, notice as toward the top, the air get heated by convection, therefore the hand above the flame feel hotter। सही हुआ, मैंने ऊपर की तरफ जो है कन्वेक्शन हो रहा है उसके कारण हम लोग का ऊपर में जो हाथ रखा हुआ वो ज़्यादा हॉटर फील करेगा। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील सो हॉट एज द टॉप। मैंने बगल में लगे हल्का फुल्का कन्वेक्शन हो रहा है, इससे हल्का फुल्का गर्म लगेगा। अब देखते हैं द पीपुल लिव इन ए कोस्टल एरिया। अब यही एयर में जो कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन की प्रक्रिया हो रहा है, इसी के कारण जो भी कोस्टल एरिया में आदमी रहते हैं वो सी ब्रिज लैंड ब्रिज भी देखते हैं। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, इसी कन्वेक्शन के कारण होता है, गर्म हवा ठंडा हवा के कारण होता है। ठीक, अब देखिए, द पीपुल लिव इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेना। एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। दिन के समय क्या होता है कि लैंड जो होता है वाटर के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म हो जाने के कारण यहाँ का हवा ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद ऊपर चला जाता है हवा, और सी की तरफ से, कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं तो बगल में समुद्र होगा, नदी होगा, तो कोस्टल एरिया की तरफ से ठंडा हवा का दबाव बढ़ता है और ठंडा हवा लैंड की तरफ फ्लो करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। और गर्म हवा ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाकर सी के ऊपर जा रहा होगा, फिर वहाँ ठंडा हो रहा होगा, फिर आ रहा होगा, तो ये साइकिल चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ से हम सी ब्रिज देख लेते हैं, ये है हमारा सी ब्रिज। यहाँ पे क्या हुआ, दिन के समय में यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये हवा यहाँ का ऊपर जाएगा, और यहाँ का हवा चूँकि ठंड होता है तो हाई प्रेशर पे रहता है। हाई प्रेशर पर रहने के कारण यहाँ से हवा लैंड की तरफ फ्लो करता है, सी से हवा लैंड की तरफ फ्लो करता है, ठंडा हवा, और यही साइकिल चलते रहता है। तो ये हमारा सी ब्रिज में क्या होता है, ठंडा हवा सी से लैंड की तरफ आता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ, द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज ऑफ द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस। अब यहाँ का लैंड पर का हवा ऊपर चल गया तो कोल्डर एरिया सी से आता है इसका जगह लेने के लिए, इसे भरने के लिए जगह खाली हो गया। तो द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब वार्मर एयर जो ऊपर गया है उस साइकिल को कंप्लीट करने के सी के ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ फिर ठंडा होता है, फिर आता है, ये साइकिल चलते रहता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। अब सी से एयर आता है उसको हम सी ब्रिज बोलते हैं, और लैंड से एयर जाएगा तो उसको लैंड ब्रिज बोलेंगे। अब देखते हैं लैंड ब्रिज क्या होता है। लैंड ब्रिज ज़्यादातर रात में होता है। अब लैंड ब्रिज में क्या होता है, बस जस्ट अपोजिट सी ब्रिज का। लैंड ब्रिज में जो होता है, लैंड ब्रिज में होता है कि रात जब होता है तो पानी जो होता है इसके मुकाबले, लैंड के मुकाबले धीरे धीरे ठंडा होता है, मैंने पानी गर्म ही रह जाता है, और लैंड होता है तुरंत ठंडा हो जाता है। तुरंत ठंडा हो जाने के कारण क्या होता है, अब सी के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब सी के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो अब यहाँ का हवा ऊपर जाएगा और लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ आता है, और फिर ये साइकिल चलते रहता है। पहले क्या हो रहा था कि सी की तरफ से लैंड में आ रहा था हवा, और रात में क्या होता है, लैंड ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा जाता है, और फिर ये साइकिल कंप्लीट करता है। सी ब्रिज लैंड ब्रिज एक दूसरे का काउंटर है, मैंने एक दूसरे का अपोजिट है और कुछ नहीं। तो सी ब्रिज क्या होता है, सुबह में होता है, लैंड ब्रिज रात को होता है। इसलिए कोस्टल एरिया में कोई रहता है तो क्या होता है, हमेशा वहाँ मौसम हमेशा एक जैसा ही रहता है, क्योंकि सुबह में सी ब्रिज चल रहा है तो ठंडा हवा मिल रहा है, रात को लैंड ब्रिज चल रहा है तो फिर ठंडा हवा मिल रहा है, तो मज़ा आता है वहाँ पे। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। डे टाइम में क्या हो रहा है कि सी से जा रहा है लैंड की तरफ, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, लैंड से सी की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं। अब ये साइकिल चल रहा है, कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड। अब देखते हैं आगे क्या है। द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन, फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब देखिए कि अर्थ और सन के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत स्पेस है, बहुत दूरी पे है सन से अर्थ हमारा, फिर भी वहाँ से हीट आ रहा है, बीच में हीट कहीं जा भी नहीं रहा, डायरेक्ट अर्थ पे आता है, बिना इधर उधर जाए, कोई पहुँचा भी नहीं रहा। इस तरीके से अगर हीट फ्लो कर रहा है तो उसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। और दुनिया का हर
ऑब्जेक्ट जिसके पास टेम्परेचर है जिसमें वो रेडिएट करता ही करता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ही उसके पास और रेडिएट करेगा। हम भी रेडिएट करते हैं, आप भी रेडिएट करते हैं, कोई भी हॉट बॉडी रेडिएट करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएट करता ही करता है। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग कंडक्शन पढ़े, कंडक्शन में क्या हुआ, एक सिरे को गर्म के एक दूसरा को दिया, दूसरा तीसरा को दिया, तीसरा चौथा को दिया, ऐसे करते 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 लास्ट आदमी के पास पहुंच गया, लास्ट मॉलिक्यूल के पास पहुंच गया। फिर उसी तरह कन्वेक्शन में क्या हुआ, एक हीट लिया फिर गया, फिर दूसरा है दूसरा लिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, कोई नहीं आया कोई नहीं गया, बस वहाँ से हीट आया, वहाँ से हीट फेंका गया, यहाँ हीट आ गया, खुद आ गया। उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। इसमें क्या होता है, कोई मीडियम का जरूरत नहीं, कोई लेके नहीं आ रहा, कोई लेके नहीं जा रहा है ना, जिसे जिसे चाहिए वो भी लेने नहीं जा रहा है। जैसे कन्वेक्शन में हो रहा था, जिसे चाहिए वो खुद जा रहा था हीट लेने। कंडक्शन में हो रहा था कि एक दूसरे को पहुंचा रहा था, जो है वहीं पे है, लेने कोई नहीं जा रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को दे रहा है, उसी तरह लास्ट वाले के पास पहुंच जा रहा है। लेकिन रेडिएशन में है कुछ नहीं करना, कोई मीडियम नहीं चाहिए, एक सोर्स है दूसरा यूजर है, सोर्स से डायरेक्ट हीट निकल के आ रहा है, यूजर के पास फेंक दिया जा रहा है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, आप कितना भी दूर है। द ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अगर रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है हीट तो कोई मीडियम की जरूरत है ही नहीं। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये मीडियम रहे ना रहे उससे मतलब नहीं, ये होते रहता है, ये टेक मैंने हो सकता है, मैंने होता है ये। When we sit in front of the room heater, we get heat by this process। अगर हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम गर्म महसूस करते हैं। इसमें क्या होता है, बस वही रेडिएशन हो रहा है, हीटर से रेडिएशन निकल रहा है, हमको महसूस हो रहा है। तो इसमें मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम है नहीं। अगर वैक्यूम में भी बैठेंगे हीटर लेके तो वहाँ भी हम लोग को गर्मी महसूस होगा। ठीक है, ए हॉट एसेंशियल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। अब जैसे देखिए फ्राइंग पैन को हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब फ्लेम टच करें ना करें उससे मतलब नहीं, फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है, यहाँ भी रेडिएशन होता है। या फ्राइंग पैन को हटा के हम अलग रख देते हैं सराउंडिंग में, तो धीरे धीरे वो भी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा कैसे होता है, तो रेडिएट कर देता है, जितना हीट है वो रेडिएट कर देता है सराउंडिंग में, तो उसके वजह से ठंडा हो जाता है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। अब हमारा बॉडी भी, जैसे हम बोले कि हर चीज़ दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है, तो हमारा बॉडी भी रेडिएट करता है, मतलब सराउंडिंग से हीट लेता है देता है करता रहता है ऐसा। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट, जितना भी हॉट बॉडी है सब हीट रेडिएट करता है। कोल्ड बॉडी होगा सो बहुत ठंडा होगा बॉडी, वही हीट रेडिएट नहीं करता है, लेकिन बाकी सब करता है। When this heat fall on some object, a part of it reflect। अब यही हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, जिसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ऑब्जर्व हो जाता है, अब कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक है, मैंने हीट अगर किसी बॉडी पर पड़ता है, तीन प्रक्रिया होता है, तीन प्रोसेस होता है। कुछ तो रिफ्लेक्ट कर गया हीट वहाँ से, कुछ वो ऑब्जर्व कर लेता है अपने बॉडी के अंदर रख लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर जाता है, मैंने वो बॉडी को कहते हुए फिर निकल जाता है बाहर। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द हीट। अब अगर कोई बॉडी अगर हीट ऑब्जर्व कर रहा है तो हीट ऑब्जर्व करने के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं क्या, देयर यू एडवाइज टू यूज द अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं, क्यों एडवाइस की जाती है, क्यों सलाह दिया जाता है कि जब आप सन में जाएं बाहर जाएं तो अम्ब्रेला यूज करें। सिंपल सी बात है, वहाँ भी रेडिएशन हो रहा है, आपका बॉडी ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण गर्मी में लू मार देता है। सब बोलते हैं तबीयत खराब होकर लू मार दिया, वही होता है, ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशन कुछ ज़्यादा ही हो गया। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। अब देखिए, अब हम लोग कपड़ा भी पहनते हैं अलग अलग, समर में अलग कपड़ा, विंटर में अलग कपड़ा। अब चलिए मोटा पतला समझ में आता है, कलर भी डिपेंड करता है, अलग अलग कलर का कपड़ा पहनते हैं। जैसे समर में हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, डार्क नहीं पहनते, गर्जियस नहीं पहनते हैं। उसी तरह विंटर में हम लोग डार्क गर्जियस टाइप का कपड़ा पहनते हैं। ऐसा क्यों, तो उसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। अब इस एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि आप दो पेन ले लीजिए, दो फ्लक्स ले लीजिए, एक को व्हाइट से कलर कर दीजिए, व्हाइट फ्लक्स, एक ब्लैक फ्लक्स। अब दो फ्लक्स ले लिए हम लोग, दो फ्लक्स लिए, उसके बाद उसको लगभग दोपहर के समय में जब धूप ज़्यादा रहे वहाँ पे धूप में आप रख दीजिए। धूप में रखने के बाद 1 घंटे बाद आप चाहे 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद उसे उठा के लाएंगे। फिर उसके बाद उसको दोनों में थर्मामीटर डालिए और दोनों का टेम्परेचर नापिए, तो आप पाइएगा कि दोनों का टेम्परेचर अलग है। अलग अलग इसका मतलब क्या, मतलब ब्लैक है जो अलग उसका रेडिएशन पावर अलग है, व्हाइट का रेडिएशन पावर अलग है। व्हाइट जो होता है ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जर्व कम करता है, ब्लैक जो होता है रिफ्लेक्ट कम करता है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है।
रिफ्लेक्ट भी करता है लेकिन ऑब्जर्विंग पावर बहुत है, रेडिएशन पावर इसका बहुत है, जिसके कारण इसके अंदर रखा हुआ चीज़ जल्दी गर्म हो जाता है। तो कलर भी मायने रख रहा है, इसलिए हम लोग ठंड के दिन में ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, डार्क कपड़ा पहनते हैं जिससे हीट वो ऑब्जर्व करे, और गर्मी के दिन में वाइट चाहे लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं जिससे वो रिफ्लेक्ट कर दे हीट को। अब देखिए यहाँ पे फिल्ड टू केस यूजिंग एक्टिविटी एंड the same amount of hot water at the same temperature say at 60 degree left the can to room in the said note the temperature of। अब बोल रहा है कि उसी कैन को जो हम 2 लिए थे और उस कैन को ले जाइए आप रूम में रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसी तरह जो ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, ब्लैक ज़्यादा रेडिएट करता है, फिर ब्लैक का जल्दी ठंडा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब रूम में ले जाए तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडिएशन पावर बहुत है, हीट जितना जल्दी ऑब्जर्व करेगा उतना जल्दी रेडिएट भी कर देगा वो। जैसे लैंड ब्रिज में क्या हो रहा था, लैंड जल्दी गर्म भी हो रहा था तो जल्दी ठंडा भी हो जा रहा था। उस तरह जिसका रेडिएशन पावर ज़्यादा है वो जल्दी गर्म हो रहा था, जल्दी ठंडा भी होगा। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीजन वाई इज मोर कंफर्टेबल द वेयर वाइट एंड लाइट कलर। अब इससे आपको पता चल गया कि वाइट और लाइट कलर समर में क्यों पहनना आसान होता है, अच्छा लगता है और क्यों कंफर्टेबल होता है। ठीक, तो समर में हाँ, और डार्क कलर क्लॉथ विंटर में, बस वही सब लिखा हुआ है। वुलन क्लॉथ केप अस वार्म विंटर। अब वुलन क्लॉथ क्या होता है, हम लोग का विंटर में वार्म देता है, वार्मर रहता है और हम लोग पहनते भी हैं। इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पहला बात तो वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम वुलन क्लॉथ पहने हुए तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग में नहीं जाता, हमारा बॉडी का टेम्परेचर अंदर कॉम्पैक्ट रहता है, अंदर में स्टोर हो जाता है, मैंने बाहर सराउंडिंग से लेन देन नहीं रहता उसके बाद। तो इसलिए भी वो वार्मर फील करवाता है हम लोग को, थोड़ा गर्म गर्म लगता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर। और दूसरा क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण एक आइसोलेशन बन जाता है, आइसोलेट बन जाता है, जो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रखता है, बाहर कंडक्ट नहीं करता, मैंने पूरा इंसुलेटर बना देता है उसको, वार्म ट्रैप्ड एयर ट्रैप्ड हो जाने के कारण। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। वही हुआ कि अगर एयर ट्रैप्ड हो गया तो हीट फ्लो को रोक देता है, मतलब इंसुलेटर बना देता है। अब इंसुलेटर बना दिया तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है हमेशा मेंटेन रहेगा, मैंने हमको गर्म थोड़ा वार्म फील होगा, सो वी फील वार्म। सपोज यू आर गिवन चॉइस। अब मान लीजिए एक आपको चॉइस दिया गया कि आप एक मोटा कंबल लेना चाहते हैं, मोटा ब्लैंकेट लेना चाहते हैं, या 2 पतला ब्लैंकेट, तो कौन आप चॉइस कीजिएगा? सिंपल सी बात है, आप 2 पतला ब्लैंकेट चॉइस कीजिएगा, क्योंकि अगर 2 पतला ब्लैंकेट चॉइस करते हैं तो आपको पहला बात है 2 ब्लैंकेट मिला, ये तो ऐसी है। साइंटिफिकली अगर 2 ब्लैंकेट आपको मिला और 2 ब्लैंकेट आप एक साथ ओढ़ रहे हैं, तो 2 पतला ब्लैंकेट आप एक साथ ओढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में एक एयर ट्रैप बनेगा, एयर ट्रैप हो जाएगा। एयर ट्रैप हो जाने के कारण वो इंसुलेटर बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा तो आपका हीट कंडक्शन नहीं होगा, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के साथ रेडिएट नहीं होगा, जिसके कारण आप ज़्यादा वार्मर फील कीजिएगा। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या क्या, सेल्सियस डिग्री पढ़े, कंडक्शन पढ़े, कन्वेक्शन पढ़े, रेडिएशन पढ़े, इंसुलेटर भी पढ़ लिए, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज पढ़े, रेडिएशन, फिर टेम्परेचर पढ़े, थर्मामीटर पढ़े। बस अभी कुछ समरी है जिसे आप नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जैसे और ये समरी करते हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जैसे इसमें बोल रहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या सिमिलरिटी था, क्या डिफरेंस था, तो ये आप खुद से कीजिएगा, ऐसे हम कुछ बता देते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी पहले देख लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मामीटर सेम। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है। बोथ आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। बोथ हैव ए थिक वॉल ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग ए फाइन यूनिफॉर्म बोर्ड कैपिलरी ट्यूब। दूसरा, मरकरी इज यूज इन बोथ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, दोनों में मरकरी यूज हो रहा है, ये सिमिलरिटी है। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग, दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मार्किंग है। अब डिफरेंस देखते क्या क्या है। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंस ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरी, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द थर्मामीटर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली।
अब लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है अदर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, सब चीज़ के लिए यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है सिर्फ बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। फिर क्या हो, दूसरा डिफरेंस देखिए क्या होता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो होता है रेंज क्या होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर का होता है 35 डिग्री 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। यूजुअली लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है डज नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्शन, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन नियर द मर्करी बॉल। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई कंट्रैक्शन नहीं होता है, मैंने अगर आप सराउंडिंग से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर तुरंत लो हो जाता है, सराउंडिंग जिस सराउंडिंग में डाली हो वहाँ का टेम्परेचर तुरंत दिखा देता है वो। वही क्लिनिकल थर्मामीटर में नेक के सामने, बल्ब के सामने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण वो खुद से फॉल नहीं होता है, उसका थर्मामीटर में मरकरी खुद से फॉल नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टू कीप अपराइट विल टेकिंग द रीडिंग। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को होता है कि सीधा रखना होता है, जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो उसको अपराइट रखना होता है, सीधा रखना होता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर को हम जैसे मन उस तरह रख सकते हैं। और दूसरा देखें, बोल रहा है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इट। बोल रहा है कंडक्टर और इंसुलेटर का दो एग्जाम्पल दीजिए। तो कंडक्टर में क्या हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। इंसुलेटर में वुड, वाटर, एयर, ये सब इंसुलेटर है। अब फिर इन द ब्लैंक्स देखिए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। और ऑब्जेक्ट का हॉटनेस उसके किससे से डिटरमाइन करते हैं, उसका टेम्परेचर से डिटरमाइन करते हैं। दूसरा बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय ए। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर किससे नहीं मेजर कर सकते क्लिनिकल थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं। तो बॉइलिंग वाटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक, अरे यार, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद देखिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से, सॉलिड। स्पून जो है क्या सॉलिड है, तो सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, तो कंडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्लॉथ ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। अब किस कलर का कपड़ा जो है ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, बेटर हीट ऑब्जर्व करेगा, तो डार्क, कोई गर्जियस डार्क रहेगा कपड़ा तो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा। अब मैं तक करूँ, देखिए बोल रहा है लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग। अब लैंड ब्रिज कब होता है यार, रात में होता है, सिंपल सी बात है। सी ब्रिज कब होता है, सुबह में होता है, डे। दूसरा क्या बोला, डार्क कलर क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। अब डार्क कलर क्लॉथ हम लोग कब पहनते हैं, कब पहनना चाहिए, तो विंटर में। लाइट कलर्ड क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर में। लाइट कलर का समर में पहना जाता है। और उसके बाद बोल रहा है डिस्कशन करने के लिए, तो ये तो आप डिस्कस कीजिए, ये सब आप खुद कीजिए, ऑप्शनल है। ऑप्शनल में बता देते हैं, ये दो क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हम लिंक भी दे देंगे यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहीं से भी मिल जाएगा, आपको गूगल से मिल जाएगा, या बुक से भी आप अगर पढ़ें अच्छा से तो ये लिख सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शनल देख लेते हैं, 8 में क्या बोल रहा है, 1 liter ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज मिक्सड विथ 1 liter ऑफ वाटर एट 50 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब एक लीटर वाटर 30 डिग्री टेम्परेचर पे है, दूसरा क्या 50 डिग्री टेम्परेचर है, दोनों को मिला दिए तो क्या होगा, 30 और 50 के बीच में अगर मिला देने का क्या होगा, 30 और 50 के बीच में होगा। 30 डिग्री वाला वाटर जो 1 लीटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर घट जाएगा, तो 45 के आसपास आएगा, कुछ 45-40 के आसपास। An iron ball of 40 degree is dropped in a mug contain water of 40 degree Celsius. The heat will. अब बोल रहा है कि एक आयरन बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और फिर वाटर भी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बोल रहा है कहीं नहीं जाएगा। अगर सेम टेम्परेचर पे है दोनों, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट फ्लो होगा ही नहीं,
हीट तो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में होता है, यहाँ तो कोल्डर बॉडी पर है नहीं, दोनों एक ही टेम्परेचर पे, तो हीट फ्लो नहीं होगा, सीधा बात है। ये वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। और वुडन है भाई, तो वुडन है तो क्या हुआ, इंसुलेटर ही है। वुडन है तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, हीट कंडक्ट नहीं करता, तो इसको अदर एंड पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जो सराउंडिंग करेगा वही अदर एंड का टेम्परेचर रहेगा, मतलब अदर एंड में हीट ट्रांसफर ही नहीं करेगा, वो ठंडा ही रहेगा, बस सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठंडा नहीं। अब बोल रहा है स्टेनलेस स्टील पेन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ ए कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट। अब स्टेनलेस स्टील के नीचे जो बेस रहता है वो कॉपर का रहता है, क्यों? तो सिंपल सी बात है, इसका कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टेनलेस कॉपर जो होता है बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है स्टेनलेस स्टील से, इसलिए हम लोग नीचे में कॉपर देते हैं कि हीट अच्छे से कंडक्ट करे, हमारा फ्यूल ज़्यादा बर्बाद ना हो। अब देखिए, आप अगर और पढ़ना है तो ये सब खुद से कीजिए, ये ब्रीफ आंसर टाइप क्वेश्चन सब एक्टिविटी वगैरह है, इस सारा का आंसर आपको लिंक में मिल जाएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करते हैं कि आप समझेंगे अच्छा से। हाँ, और वीडियो के नीचे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, डरना नहीं है, आप नोट्स जरूर अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ये नहीं कि हाँ नोट्स मिल गया तो रहने दो, नोट्स ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। नोटबुक में उतार लीजिए, उसको पढ़िए, रटिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन जरूर बनेगा।